लोग शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? हमारी जो फॉरेन करेंसी होती है, जब हम लोग फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं और जिस रेट में उसे खरीदेंगे उस रेट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे फिलहाल शायद चल रहा है कि $1 के बदले में हम लोग 90 रुपए दे रहे हैं, तो इस रेट को हम क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये क्या होती है? 90 रुपए जो हम दे रहे हैं ये होती है डोमेस्टिक करेंसी, और $1 जो हम लोग लेंगे वो होती है हमारी फॉरेन करेंसी। जो ये रेट है ये रेट चेंज होता रहता है। जैसे ये डॉलर के बदले में हम लोग कभी 85 रुपीज भी देते हैं, कभी मान लो कि आगे जाके शायद 80 रुपए का भी हो जाए। हम लोगों ने सुना है ना, कभी रेट 90 होता है, कभी 85 होता है, कभी 80 हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है ये किन की वजह से आता है? ये चेंज होने की 2-3 वजह होती है। पहली वजह क्या होती है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, वहां पर जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस है उनकी वजह से। मतलब सिंपल है कि मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर रेट चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, लेकिन अगर ये रेट चेंज हुआ है गवर्नमेंट के योगदान की वजह से, गवर्नमेंट ने चेंज किया है, तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, सिंपल आसान है। डिमांड और सप्लाई की वजह से हुआ तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अगर गवर्नमेंट ने किया तो वो हो गया हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट। अगर इन दोनों की वजह से हुआ, अगर इन दोनों की वजह से हुआ तो उसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। उसे हम क्या कहते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट भी योगदान देती है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस भी इसको चेंज करने में अपना योगदान देती है। जैसे मान लो कि भाई देखो, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है कि ऐसा अगर जो रेट है ना वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल, और वो कहते थे कि इसका जो रेट है 60 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो है वो रेट को कम करे ज्यादा करे हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। कभी कभी वो इंटरवेंस कर सकती है, कभी कभी गवर्नमेंट आ जाती है कि भाई हमारे यहाँ जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है, इसलिए कुछ रेट में चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट कभी कभी इसमें योगदान दे सकती है, नहीं तो वो लिमिट लगा देती है। जहां पर गवर्नमेंट भी है, जहां पर डिमांड सप्लाई फोर्सेस भी है, इन दोनों की वजह से रेट में चेंज आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा है, उसे हम कहेंगे मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, ये हो गया। गवर्नमेंट आरबीआई की हेल्प से ये चेंज करवाती है। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं आती, आरबीआई की हेल्प से ये सब कुछ करती है। ठीक है, ये हो गया खत्म। हम लोग पहले बात करते हैं मैनेज फ्लोटिंग की, डिमांड और सप्लाई की। ठीक है, डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। पहले बात करेंगे डिमांड की। अगर मान लो एक रेट है, ठीक है, एक रेट है, ये रहा, यहां पर आ गया, हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये रेट है, ये आ गया हमारी डिमांड। ठीक है, तो ये आ गई डिमांड। अब मान लेते हैं, पहले हमने क्या समझा था कि $1 के बदले में, $1 के बदले में हम लोग 80 रुपए दे रहे थे। ठीक है, मान लो 80 रुपए दे रहे थे, ये एक पॉइंट था। अब हमने क्या कर दिया? रेट को बढ़ा दिया। मान लो कि रेट को बढ़ाकर हमने कितना कर दिया? 90 रुपए कर दिया। पहले 80 दे रहे थे, अब 90 रुपए देने पड़े रहे। ठीक है, तो अगर रेट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? समझो, अगर कोई गुड है जिसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको खरीदते या नहीं खरीदते हैं? हम उसको कम खरीदते, हम उसको नहीं खरीदते हैं। मतलब अगर रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, रेट बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, और इसका अगर स्लोप बनेगा तो स्लोप बनेगा डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, जो डिमांड का स्लोप होगा वो होगा डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, और वैसे ही अगर सप्लाई की बात करें, सप्लाई कौन करता है? बाहर वाले लोग सप्लाई करेंगे फॉरेन करेंसी की हमें, और वो सप्लाई कम करेंगे। देखो एक पॉइंट आएगा, जैसे इसको भी सेम कर देते हैं। जैसे मान लो $1 के बदले में 80 रुपए दे रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही थी? सप्लाई हो रही थी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई हो रही थी। जैसे ही रेट बढ़ा, सप्लाई बढ़ी या कम हुआ? भाई उन्हें तो बेनिफिट हो रहा है, उन्हें तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी। मतलब जैसे ही रेट बढ़ा सप्लाई बढ़ गई, इसका जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने ये समझा कि जो सप्लाई का स्लोप हुआ वो अपवर्ड बना, जो डिमांड का स्लोप बना वो डाउनवर्ड बना। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट आएगा जहां पर एक रेट, जहां पर ये डाउनवर्ड किसका है? डिमांड का, और ये अपवर्ड किसका है? सप्लाई का। और जिस रेट पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, या उसे हम कहते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बस बात खत्म।
डिमांड और सप्लाई की वजह से रेट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो ये क्या है, ये हमारा हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। अगर डिमांड जो है वो बढ़ गई है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ता है या कम होता है, रेट भी बढ़ता है। तो हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हम डिमांड और सप्लाई को इकट्ठे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, मतलब डिमांड और सप्लाई हमने इक्वल समझी है, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया, यहाँ पर आ गया रेट, ठीक है। तो एक पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई रेट के एक रेट पर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई डिमांड को बढ़ा दो, हमने डिमांड को बढ़ा दिया, डिमांड के बढ़ाने की वजह से हमने रेट भी बढ़ा दिया, रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो हमारी सप्लाई सेम होगी, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हो गया वो हो गया चेंज हो गया, ठीक है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बस सिंपल है। मतलब जब हमारी डिमांड बढ़ी तो हमारा रेट भी बढ़ गया। रेट में क्या फर्क है वो समझ गए। दूसरा क्या है, डिमांड कम होगी, सेम क्या है, ये देखो, ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि डिमांड को तुम कर दो कम, हो डिमांड को हमने कर दिया कम, ये डिमांड कम, अगर डिमांड कम होती तो रेट बढ़ता है या ज्यादा होता है। अब देखो समझो, सबको पता है कि भाई किसी एक चीज की डिमांड कम है तो ऐसा करते हैं रेट भी कम करते हैं ताकि लोग खरीद ले सामान। वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर डिमांड कम होती है फॉरेन करेंसी की तो उसका रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इधरली साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल, मतलब जब डिमांड कम हुई तो रेट भी कम हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल। उसके बाद आ जाएगा सप्लाई क्या बोलता है, देखो डिमांड और सप्लाई, उसकी बात करेंगे। अब अगर मान लो उसने क्या कहा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे छोड़ दो, उसके बाद क्या, सप्लाई बढ़ गई है। एक चीज समझो, सप्लाई बढ़ गई है इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा गुड्स आ चुकी हैं, वो अब देखो लोग तो नॉर्मल है, डिमांड तो नॉर्मल है, लेकिन सामान सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो उस केस में लोग प्राइस को कम कर देते हैं ताकि लोग सामान को खरीद ले। सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई, यहाँ पर मैंने सप्लाई को बढ़ा दिया, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिमांड वाला, जो हमारा सप्लाई वाला वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। सप्लाई इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब सप्लाई बढ़ी तो रेट हमारा क्या हो गया, रेट हमारा कम हो गया, बात खत्म है। इसमें ऑपोजिट आ जाएगा। अब देखो, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का, ये हो गया रेट। अब क्या बोला उसने, अब उसने बोला है कि सप्लाई को कम कर दो, ठीक है भाई, सप्लाई हमने कम कर दी, ये लो यहां से हमने यहां पे ले आए। सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो इस केस में रेट बढ़ जाता होता है ना, तो रेट बढ़ा दो भाई, हमने रेट बढ़ा दिया, रेट हमारा हो गया यहां से यहां पर, रेट बढ़ गया। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में छेड़खानी हो रही है ना, तो ये लो भाई, अब ये कहां पर है भाई, ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया, बस ये सिंपल इस तरीके से बनता है। अब इस केस में क्या है, सप्लाई कम है तो उस केस में रेट बढ़ा दिया, ठीक है। अब समझो ये क्या क्या कह रहा है, ये है करेंसी डेप्रिसिएशन, मतलब जब भी रेट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, मतलब हम लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब नुकसान है हमारा, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब रेट कम होता है, जैसे ये रेट कम हो गया, तब हमारा फायदा है क्योंकि हमें डॉलर को खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। यहां पर भी सेम है, यहां पर रेट बढ़ा है कम हुआ, यहां पर तो रेट बढ़ा है भाई, रेट बढ़ा है तो वो हमारे लिए नुकसान है, वो हो गया करेंसी डेप्रिसिएशन। यहां पर भी लिखा होगा भाई करेंसी डेप्रिसिएशन। रेट अगर कम होता है, यहां पर रेट कम हो रहा है तो हमारे लिए बेनिफिट है, जो होता है एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट हमने समझा था कि गवर्नमेंट क्या करता है, रेट के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, सप्लाई डिमांड चल रही है, गवर्नमेंट किससे छेड़खानी कर सकती है, सिर्फ रेट से। रेट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, देखो ये उसने रेट बढ़ा दिया, अगर रेट बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है ना। अब रेट की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग डिमांड की बात कर रहे थे, समझा। अब रेट बढ़ा दिया, जब रेट बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, जब रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है।
तो हम इसको पहले तो हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सप्लाई, ये हो गया हमारा डिमांड। उसने कहा कि रेट को बढ़ा देते हैं, ये रहा, ये क्या भाई, ये क्या है, ये हमारा है डिमांड। अब देखो डिमांड पहले इतनी थी, अब डिमांड इतनी होगी, डिमांड इतनी होगी, और सप्लाई, ये जो सप्लाई कर रहा है सप्लाई बढ़ गई। हमने भी तो यही कहा था ना कि रेट के बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो जाती, जो ये कम होगी यहाँ पर, लेकिन हमारी सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जो यहाँ पर बढ़ चुकी है। एक्सचेंज रेट को कम कर देते हैं। अब वहीं पर वही चीज करते हैं, सेम चीज, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये कर दिया, ये कर दिया। उसने क्या कर दिया, उसने रेट को कम कर दिया, ये कम कर दिया मैंने, ये लो। अगर रेट को मैं कम करता हूं तो मेरा ये क्या भाई, इसे तो सप्लाई करो, ये डिमांड करो। कौन कहां पर टच हो रहा है, ये यहाँ पर टच हो रही है, ये सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है मेरी, ये सप्लाई जो है कम हो रही है। अगर मेरा रेट कम हो रहा है तो उसकी वजह से सप्लाई कम होगी, डिमांड डिमांड डिमांड, लेकिन डिमांड तो बढ़ गई और डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, सही है। इन दोनों केस में हमें बेनिफिट कब होगा, जब हमारा रेट कम होगा। तो बेनिफिट तो यहां पर हो रहा है, तो इसको भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए ना। जैसे यहां पर हम लोगों ने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यूज किया है, यहां पर भी कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। अगर हमारा बेनिफिट होता है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, जब हमारा नुकसान हुआ, जब रेट बढ़ गया, इसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। इसे हम क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। ये हमने चेक किया कि भाई अगर हम लोग रेट को बढ़ा या कम देते हैं तो उसकी वजह से हमारी डिमांड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, ये होता है गवर्नमेंट वालों में। लेकिन डिमांड सप्लाई में क्या होता है कि अगर डिमांड सप्लाई से छेड़खानी करेंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर रेट पे फर्क डाल रहे हैं, यहाँ पर डिमांड सप्लाई पे फर्क डाल रहे हैं, और कुछ नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की, ठीक है। गोल्ड देखो, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट की, मतलब एक्सचेंज रेट की बात होगी, लेकिन हम बात करेंगे 1920 के पहले की बात, मतलब बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, अब की बात नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पर क्या होता था कि भाई एक्सचेंज रेट को डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता था कि हर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में पहले डिफाइन किया जाता था, उसके बाद एक्सचेंज रेट को निकाला जाता था। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि भाई उस टाइम पर एक यूएस डॉलर की वैल्यू इक्वल है 2 ग्राम ऑफ इसके 2 ग्राम गोल्ड के, ठीक है। मान लेते हैं कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू जो थी वो 2 ग्राम गोल्ड की इक्वल थी। ये तो था अमेरिका की बात, ठीक है। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में 50 रुपए का हुआ 2 ग्राम गोल्ड। हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को पहले डिफाइन किया गोल्ड की वैल्यू में। उसमें अगर मैं ये कहना चाहूं कि भाई मुझे अमेरिका और इंडिया का एक्सचेंज रेट निकालना है, तो क्या उसमें कोई मुश्किल है? नहीं भाई, क्योंकि मैं क्या कहूंगा कि मुझे एक यूएस डॉलर के बदले में 50 रुपए देने हैं बस। अब ये एक्सचेंज रेट ठीक क्यों है? क्योंकि एक यूएस डॉलर की वैल्यू भी 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है और 50 रुपए की वैल्यू भी 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है। ये एग्जांपल है, इट्स नॉट एक्चुअल, ठीक है। तो ये चीज हो गया एक्सचेंज रेट ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड। ये तो प्रॉपर गोल्ड के बेसिस पर सामने से बोलता है। लेकिन भाई जो दूसरा है ना, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा है ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या एडजस्टेबल पेग। पेग भी है, इंग्लिश वाला पेग है, पंजाबी वाला पेग नहीं है, और खुश हो जाओ, ठीक है। एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसमें भी गोल्ड का ही लेना देना होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। सारी कंट्री की करेंसीज की वैल्यू को एक करेंसी से फिक्स कर दो। क्या बोला? डिफरेंट करेंसी पेग्ड टू वन करेंसी, सारी करेंसीज को एक करेंसी से जोड़ दो, जो होती है हमारी यूएस, ठीक है। उस टाइम पर क्या थी? यूएस, मतलब जो और बाकी सारी कंट्री होगी उनकी जो करेंसी की वैल्यू होगी वो यूएस से क्या कर देगी? फिक्स कर देगी, ठीक है। लेकिन जो यूएस की वैल्यू है वो फिक्स कैसे की गई है? वो फिक्स की गई है गोल्ड की वैल्यू से। एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड की इक्वल है। जैसे मान लो कि एक पाउंड तो आपने सुना है ना, अब माना जाता था कि एक पाउंड जो है वो 2 यूएस डॉलर के इक्वल है, ठीक है। एक पाउंड जो है वो 2 यूएस डॉलर के इक्वल है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एक पाउंड की वैल्यू जो है वो कितनी है? वो है 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। बिल्कुल ठीक है।
मतलब भाई सारी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से ही निकाली जाती है, लेकिन बस फर्क ये होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में डायरेक्टली निकाला जाता है और ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में इनडायरेक्ट तरीके से निकाला जाता है, लेकिन निकालना गोल्ड के हिसाब से जाता है। अब फिलहाल जो ये एडजस्टेबल पैक्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और उसकी जगह क्या आ चुका है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन्होंने लिखा नहीं है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ चुका है। हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों है भाई? पहली चीज के रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, हमने मान लो किसी और कंट्री से, मान लो चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन सबसे लोन लेकर रखा है, जब इन्हें लोन वापस करेंगे तो इनकी करेंसी में करेंगे ना, इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम लोग कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। इंपोर्ट, हम बाहर से कुछ सामान मंगवाते हैं तो उन्हें पैसा तो देंगे ना, इस चीज के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है और जिनको देंगे उनकी ही करेंसी में देंगे, ठीक है। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, मान लो मुझे अब्रॉड में, मान लो मुझे कनाडा में घर चाहिए, तो भाई वो तो उसके लिए तो मुझे चाहिए करेंसी। मान लो मुझे कनाडा में घर चाहिए या और कोई भी परचेज करनी है, तो उसके लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। ग्रांट्स और डोनेशन, मान लो कि भाई मैं साउथ अफ्रीका में डोनेशन करना चाहता हूँ, उसके लिए तो डोनेशन देनी होगी। पेमेंट ऑफ इनकम्स, पेमेंट ऑफ इनकम, ये कौन सी इनकम होती है, ये होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब क्या होती है कि देखो हमने जो है बाहर वाले लोगों से सर्विसेज ली, अब जब सर्विसेज ली है तो उसके बदले में पेमेंट तो करनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं पेमेंट ऑफ इनकम, जिसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स। उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप तो समझ, जो शेयर मार्केट वगैरह वाली ट्रेडिंग होती है, किसी और कंट्री में हम ट्रेडिंग करते हैं तो वही हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भाई कहां से पैसा हमारी कंट्री में आएगा। इन सब केसेस में था कि हम लोगों ने पैसा देना था किसी और लोगों को, मतलब हमारी कंट्री से जा रहा है, ये होता है हमारे पास कहां से आएगा। पहली चीज आएगा एक्सपोर्ट, अगर हम अपना सामान किसी और को बेचेंगे, बाहर वाली कंट्री को बेचेंगे, तो उनका पैसा हमारी कंट्री में आएगा, तो इनफ्लो हो रहा है किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पैसा आएगा। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही सेम बात है, परचेज करिए हमारे देश में आके, ठीक है। लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने लोन लिया बाकी कंट्रियों से, तो जो कंट्री से लोन लेंगे उनका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ग्रांट डोनेशन, भाई बाकी कंट्री ने हमें डोनेशन दे दी, कहते भाई तुम्हारी हालत वैसे बहुत खराब है, ठीक है। तो इनकम रिसीट सेम, ये भी कौन सी इनकम होगी, ये होगी फैक्टर इनकम। अब हमने कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो उनको अगर सर्विसेज मिले तो वो हमें कोई ना कोई इनकम तो देंगे। फैक्टर इनकम क्या होती है कि कुछ ना कुछ काम करने के बदले में जो हमें इनकम मिलती है वो होती है फैक्टर इनकम, ठीक है। तो ये वाली इनकम हमें रिसीव हुई, जिस कंट्री को देंगे उस कंट्री की करेंसी हमारे पास आ जाएगी। मान लो कि हमारी कंट्री में कोई टूरिस्ट आ गया, तो वो नॉन रेजिडेंट है ना भाई, वो लोग पैसा कौन सा लेके आए, जहां कौन सी कंट्री से आए उस कंट्री का पैसा लेकर आए हैं, तो उस वजह से हमारे पास पैसा आ सकता है। ये हो गया आने वाला, ये हो गया जाने वाला। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब एक बाजार जहां पर फॉरेन करेंसी का लेन देन होता है, सेल परचेज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुकी है, मतलब मैं इंडिया में रहते हुए भी पूरे वर्ल्ड की करेंसी खरीद सकता हूँ, ठीक है। क्रेडिट फंक्शन का मतलब ये होता है मैं किसी भी कंट्री में जाकर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मुझे मिल जाएगा उस कंट्री का, ठीक है। उसके बाद आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि मुझे जो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर में है, लेकिन मैं अभी से उसे लॉक करके रख लेता हूँ। मतलब मान लो कि आज जो डॉलर का रेट है वो क्या है, एक डॉलर का रेट चल रहा है मान लो 90 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने अभी से लॉक करके रख लिया। मान लो कि 3 महीने के बाद मेरे कोई मैरिज पे मुझे जाना है और मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा कि मुझे 3 महीने बाद चाहिए डॉलर, मान लो कि 1 लाख रुपए का चाहिए, तो क्या होता है कि डॉलर ना ये हैज हो जाता है, इस रेट को हम लॉक करके रख लेते हैं। इस रेट को लॉक करके रखने मतलब मुझे 3 महीने बाद भी यही रेट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 3 महीने बाद जो मैं डॉलर लूंगा तो उस डॉलर को मैं सेम 1 रुपये 90 तो सेम इसी रेट पर लूंगा। ये नहीं है अगर मान लो 3 महीने बाद डॉलर का रेट 110 रुपये हो गया, 120 रुपये हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 110 120 रुपये लेंगे ना, उसका रेट मैंने आज हेज करके रख लिया, आज मैंने लॉक करके रख लिया कि मुझे तो 3 महीने बाद मैं जितना भी पैसा लूंगा 90 रुपए के हिसाब से ही चाहिए डॉलर, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद होता है स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होती है, स्पॉट मार्केट मतलब कि यार डेली, अगर जैसे मान लो मैं आज की बात करूं, रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, वो होती है स्पॉट मार्केट में। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होती है, फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है फॉरवर्ड मार्केट में, ठीक है। जैसे हेजिंग वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस हो जाती है, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा हो गया चैप्टर खत्म। अभी तक अगर आप लोग ये वीडियो देखे इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ तो आया ही है, जो भी है थोड़ा सब्सक्राइब नीचे कर देना, मजा